हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज क्लास 12th वालों के लिए ये सेकंड लेसन स्टार्ट हो रहा है। उनका पार्ट अगला उस पार्ट जो है वो दूसरा लेसन स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है आपका परमाणु तथा नाभिक। और जो ये क्या है, आपकी एक शाखा है परमाणु भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं हम जिसे आप एटॉमिक फिजिक्स में क्या आता है आपका, तो आपको पता ही है कि भौतिक ज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं, परमाणु एवं परमाणु के मतलब कि बहुत सारे जो परमाणु के मॉडल हैं, मतलब कि जैसे रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था, थॉमसन ने मॉडल दिया था, उसके साथ साथ बोहर का मॉडल था। तो ये सभी मॉडल हम इसमें इस लेसन में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ किस मॉडल में क्या कमी थी, किस मॉडल की क्या सफलता थी, इस सभी का अध्ययन हम किस में करते हैं, इसी में परमाणु भौतिकी में करते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि परमाणु भौतिकी की वह शाखा होती है, फिजिक्स की वह शाखा होती है जिसमें हम क्या करते हैं, आपका परमाणु एवं परमाणुओं के जो विभिन्न मॉडल दिए गए हैं, विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं, उनका व्याख्या करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले टॉपिक कि सर परमाणु क्या होता है, व्हाट इज एटम। तो परमाणु के बारे में अगर देखा जाए तो परमाणु चूँकि हमने मतलब जो सबसे पहले की बात है, एक वैज्ञानिक ऋषि थे महर्षि कणाद। महर्षि कणाद नामक जो ऋषि थे, उन्होंने क्या बताया था कि आपका जो परमाणु होता है वो एक सूक्ष्म अविभाजित कण है, अर्थात इसे ना तो बांटा जा सकता है और ये क्या है होता है, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो महर्षि कणाद जो कि बहुत समय पहले ही बता दिया था उन्होंने परिभाषा कि ये पदार्थ जो होता है बहुत ही छोटे छोटे कणों से, बहुत ही सूक्ष्म एवं अविभाजित कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका परमाणु कहते हैं। इसके बाद डाल्टन नामक वैज्ञानिक आए थे। डाल्टन ने भी परमाणु का ऐसा ही कुछ परिभाषा बताया था। डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या होता है, अति सूक्ष्म अविभाजित कण होता है, अर्थात इसे बांटा नहीं जा सकता है। यानी डाल्टन के अनुसार परमाणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण होता है जिसे हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड नहीं किया जा सकता, अर्थात एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय डाल्टन। डाल्टन ने यह बताया था कि परमाणु को हम बांट नहीं सकते हैं, लेकिन बाद में उनका ये मॉडल क्या हो गया था, गलत हो गया था, क्योंकि बाद में ये आधुनिक जो मॉडर्न थ्योरी आई थी बोहर की, उन्होंने बताया था कि वो हम आपको डिटेल में बताएंगे कि परमाणु को हम बांट सकते हैं और किस में बांट सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बांट सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ। डाल्टन के अनुसार परमाणु पदार्थ का अति सूक्ष्म कण होता है जिसे हम क्या कर सकते हैं, बांट नहीं सकते हैं, और इसे कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इसे ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है किसी भी प्रक्रिया द्वारा, ना कोई रासायनिक प्रक्रिया, ना किसी भौतिक प्रक्रिया के द्वारा। इसके साथ साथ आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है थॉमसन का परमाणु मॉडल, या इसी को हम कहते हैं थॉमसन का तरबूज मॉडल। इसके अन्य नाम भी हैं, चूँकि जे थॉमसन और चाहे थॉमसन का परमाणु मॉडल का हो चाहे थॉमसन का, एक बात एक ही है। इसके साथ साथ इस मॉडल का अन्य नाम एक प्लम पुडिंग मॉडल भी होता है। एक्चुअली में क्या होता है थॉमसन मॉडल, तो थॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु क्या है, 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का है, एक ठोस गोला है। यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि थॉमसन ने क्या बताया था कि परमाणु 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का कैसा गोला होता है, आपका एक ठोस गोला होता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे थॉमसन ने बताया था कि परमाणु के अंदर जो अधिकांश खाली भाग होता है, वो मतलब जो अधिकांश भाग होता है वो क्या होता है, भरा होता है, और वो किसका भरा होता है, प्लस से भरा होता है। यानी आपको समझ में आ रहा होगा हमें क्या होता है, थॉमसन के अनुसार परमाणु 10⁻10 मीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला होता है, और इस ठोस गोले में ज्यादातर भाग में यानी संपूर्ण भाग में क्या रहता है, धनावेश जो होता है एक समान रूप से फैला होता है। यानी अगर हम इस प्रकार से बनाएं तो ये पूरा कवर्ड होता है, और किससे कवर्ड होता है, आपका धनावेश से कवर्ड होता है, धनावेश भरा रहता है। और इसके साथ साथ इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋण आवेश,
तो हम आपको क्या बता रहे थे कि थॉमसन के अनुसार परमाणु क्या होता है, 10⁻10 मीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला होता है जिसके अंदर पूरे भाग में क्या रहता है, धनावेश एक समान रूप से फैला होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कहीं कहीं यानी इस प्रकार से यहाँ 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 लगे रहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर इस मॉडल को तरबूज मॉडल क्यों कहा जाता है। तो थॉमसन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने तरबूज से संज्ञा लेकर क्या बनाया था, अपना ये मॉडल दिया था। जिस प्रकार उन्होंने बताया था कि जिस प्रकार से तरबूज के अंदर लाल भाग होता है अर्थात ज़्यादातर भाग लाल होता है, वैसे ही परमाणु के अंदर क्या होता है, ज़्यादातर भाग धनावेश होता है। जिस प्रकार से तरबूज के अंदर काले काले बीज धसे रहते हैं, लगे रहते हैं, उसी प्रकार से परमाणु के अंदर क्या लगा रहता है, आपके इलेक्ट्रॉन लगे रहते हैं। परंतु ये जो मॉडल होता है इसमें धनावेश और ऋणावेश की मात्रा कैसी होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है। अतः परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। ये आपका किसने बताया था, थॉमसन ने बताया था। तो थॉमसन के अनुसार आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। थॉमसन के अनुसार परमाणु क्या होता है, 10⁻10 मीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला होता है जिसमें धनावेश ज़्यादातर भाग में भरा रहता है और इलेक्ट्रॉन उस प्रकार से धसे रहते हैं जिस प्रकार से तरबूज के अंदर काले काले बीज धसे रहते हैं। जिस प्रकार तरबूज का ज़्यादातर भाग लाल होता है वैसे ही क्या रहता है, परमाणु के अंदर भी धनावेश होता है। क्लियर। इसके बाद आपका टॉपिक आता है कि थॉमसन मॉडल की जो सफलता है। तो थॉमसन मॉडल की सफलता क्या थी कि थॉमसन मॉडल के द्वारा आप प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कर सकते हैं। थॉमसन मॉडल की सेकंड सफलता क्या थी कि इसके द्वारा आप तापायनिक उत्सर्जन की भी व्याख्या, आयनीकरण प्रभाव की भी व्याख्या कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि थॉमसन मॉडल की सफलताएं क्या हैं। तो थॉमसन मॉडल की क्या सफलता थी कि पहला सफलता कि इसके द्वारा हम प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कर सकते हैं। दूसरा कि इसके द्वारा हम तापायनिक उत्सर्जन और उसके साथ साथ हम आयनीकरण प्रभाव की भी व्याख्या कर सकते हैं। इसके बाद आपका टॉपिक आता है कि सर थॉमसन मॉडल की असफलताएं क्या हैं। तो थॉमसन मॉडल की असफलताएं क्या हैं कि ये मॉडल जो था वो स्पेक्ट्रम के बारे में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाया था। क्योंकि अब जब थॉमसन ने बताया था कि जैसे जब परमाणु को ऊर्जा दी जाती है तो ये सभी इलेक्ट्रॉन को मिलती है और जब ये सभी इलेक्ट्रॉन को मिलती है तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, अपनी पर्सनली एक एक क्या करते हैं, तरंग निकालते हैं। और जब वो तरंग निकालते हैं तो उनकी जो तरंग होती है उसी तरंग को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। क्लियर। और जो इसके बाद अब जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब उन्होंने कहा कि मतलब कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, आपका एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक ही हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो हाइड्रोजन से क्या होना चाहिए, एक ही तरंग निकलनी चाहिए। परंतु हाइड्रोजन से क्या होती है, बहुत सारा एक स्पेक्ट्रम बनता है और स्पेक्ट्रम क्या होता है आपका, विभिन्न तरंगों का एक जाल टाइप का होता है। तो इसी प्रकार से हाइड्रोजन का जो परमाणु था उससे भी एक स्पेक्ट्रम बनकर तैयार हो रहा था, जिससे इनसे ये पूछा गया कि आपके अनुसार तो एक परमाणु केवल मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक ही तरंग निकाल सकता है, फिर ये स्पेक्ट्रम कैसे बन गया। तो इस बारे में ये कोई जानकारी नहीं दे पाए थे। अतः ये इनकी एक असफलता थी कि ये मतलब आपका क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ नहीं समझा पाए थे। दूसरा इनका क्या कमी थी कि दूसरी कमी ये थी कि ये आपका रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है उसको भी नहीं समझा पाए थे। तो ये थॉमसन मॉडल की दो कमियां हैं। नंबर एक, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं समझा पाए थे और दूसरा रदरफोर्ड मॉडल को भी नहीं समझा पाए थे। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्या होता है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, बात आपकी थी सन 1919 ईस्वी की। 1919 ईस्वी में क्या था, रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। और इस एक्सपेरिमेंट में क्या था, इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कहते हैं। और इस प्रयोग में उन्होंने किया था कि एक धातु मतलब कि यहाँ से क्या जा रहे थे आपके तीव्रगामी अल्फा कण,
ये कैसे कण थे? अल्फा कण थे। और कैसे थे? इनका वेग क्या था? बहुत ज़्यादा था। और जब ये इस बारीक मतलब कि इससे होकर गुजरते हैं, और यहाँ क्या उनने लगा दी थी? एक सोने की पन्नी लगा दी थी। और जब सोने की पन्नी लगा दी थी तो इस पर उन्होंने क्या किया था कि ये अल्फा कण, ये तीव्रगामी अल्फा कण गिराए थे। और जब तीव्रगामी अल्फा कण गिराए थे तो इससे क्या हुआ था कि बहुत सारे अल्फा कण मतलब कि इस घटना को देखकर उन्होंने बहुत सारे निष्कर्ष निकाले थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के नियम कहते हैं। हमने क्या क्या बताया आपको कि रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्यों किया गया था? क्योंकि उन्होंने कब किया गया था? 1919 ईस्वी में। किसके लिए किया गया था? क्योंकि सर ये पता लगाना चाहते थे, परमाणु की संरचना के बारे में अच्छे से अध्ययन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये प्रयोग किया था। इस प्रयोग में क्या था? तो इस प्रयोग में रदरफोर्ड ने तीव्रगामी अल्फा कणों की एक सोने की धातु की जो पन्नी, वो पतली पन्नी होती है, उस पर क्या कराई थी? आपकी बमबारी की थी, मतलब कि उस पर गिराए थे। और उससे जो धातु की सतह से जो मतलब कि आपकी सोने की जो पन्नी होती है, उससे निकलने वाले अल्फा कणों का क्या किया था? अध्ययन किया था। और उसके आधार पर उन्होंने निम्न 3 नियम दिए थे। 3 नियम कौन कौन से थे? तो नियम नंबर पहला क्या था कि मतलब कि जैसे हम आपको और अच्छे से एक चित्र बना दें कि जैसे मान लिया इस प्रकार से कि ये नाविक है और यहाँ से अल्फा कण क्या है? जा रहे हैं आपकी तो इस प्रकार से एक उनका एक चित्र था कि ज्यादातर अल्फा कण क्या हो रहे थे? बिना विचलित हुए सीधे निकल रहे थे। और जब बिना विचलित हुए अधिकांश अल्फा कण क्या हो रहे थे? आपका बिना विचलित हुए सीधे निकल रहे थे। इससे ये स्पष्ट हो गया था कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है, खाली होता है। पहली परिकल्पना आपको समझ में आई? क्या बताया? ज्यादातर अल्फा कण, जब उन्होंने अल्फा कणों को धातु की पन्नी पर गिराया तो उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए अर्थात बिना मुड़े हुए सीधे जा रहे थे। इससे स्पष्ट हो गया था कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? आपका खोखला होता है। दूसरा पॉइंट, चूंकि अल्फा कण, कुछ अल्फा कण क्या थे? छोटे छोटे कोण पर क्या हो रहे थे? विक्षेपित भी हो रहे थे, अर्थात मुड़ रहे थे। और जब ये मुड़ रहे थे तो यहाँ से रदरफोर्ड ने एक मतलब कि एक बात सोची कि जैसे अब अल्फा कण कैसे होता है? पॉजिटिव होता है। और जब अल्फा कण मुड़ रहा है तो स्वाभाविक है कि इस पर कोई प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा होगा, क्योंकि स्वाभाविक है कि धन धन के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अतः रदरफोर्ड ने एक आइडिया लगाया, एक विचार लगाया कि इसके अंदर कोई ना कोई धनावेशित कण है जो इस अल्फा कण को क्या कर रहा है? मोड़ रहा है। चूंकि यह ज़्यादा नहीं मोड़ पा रहा है, अतः ये क्या है? थोड़ा मतलब कि कहें तो बहुत छोटे से स्थान में केंद्रित है। दूसरी परिकल्पना आपको समझ में आई? क्या बताया हमने कि कुछ अल्फा कण बहुत छोटे छोटे कोण पर विक्षेपित हो रहे थे, मुड़ रहे थे। इससे रदरफोर्ड ने ये अंदाजा लगा लिया था, निश्चित कर लिया था कि परमाणु के अंदर एक बहुत छोटा सा स्थान होता है जो कैसा होता है? धनावेशित होता है। और इसी के कारण ये अल्फा कण क्या हो रहे हैं? प्रतिकर्षित हो रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत कम मात्रा में, अर्थात बहुत कम मात्रा का मतलब है आपका लगभग, ये काउंटिंग यहाँ पर नहीं दी गई है, लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण, जब हम 20,000 अल्फा कण डालते हैं तो एक अल्फा कण क्या होता है? जस्ट वापस लौटने लगता है, अर्थात 90 डिग्री पर वापस लौटता है, वो वापस लौटने लगता है। तो आपकी तीसरी परिकल्पना क्या थी कि मतलब कि बहुत सारे अल्फा कण, बहुत कम अल्फा कण, लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण क्या हो रहा था? आपका 90 अंश से अधिक कोण पर वापस आ रहा था, अर्थात उसी रास्ते से वापस लौट रहा था। तो इससे स्पष्ट हो गया था कि परमाणु के अंदर एक बहुत छोटा सा स्थान होता है जिसमें क्या रहता है? उस परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और कुल धनावेश स्थित होता है। रदरफोर्ड ने इसी मतलब की जगह को, इसी स्थान को क्या आपका नाविक का नाम दे दिया था। तो नाविक की परिभाषा समझ में आई कि नहीं आई? नाविक क्या होता है? परमाणु के अंदर अति सूक्ष्म स्थान होता है रदरफोर्ड के अनुसार, जिसमें उसका कुल द्रव्यमान एवं संपूर्ण धनावेश स्थित होता है। और इसी की वजह से क्या होता है? आपका अल्फा कण वापस लौट कर आता है। तो ये आपकी तीसरी परिकल्पना थी।
चौथी परिकल्पना क्या होती है कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट को विभिन्न धातुओं पर डालकर, मतलब कि यही इसमें उन्होंने क्या किया था, पहले सोने की धातु ली थी, फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारी धातुओं से, मतलब कि बहुत सारी धातुओं पर आपतित करके अल्फा कणों को देखा, और जब अल्फा कणों को देखा तो उन्होंने क्या किया कि विभिन्न धातुओं से क्या हो रहे थे, अल्फा कण विभिन्न विभिन्न मुड़ रहे थे। अर्थात जैसे कहना का मतलब हमारा ये है कि सोने की धातु से 20 हो रहे थे, तो अलग धातु से अलग हो रहे थे, अलग धातु से अन्य संख्या आ रही थी। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया था कि विभिन्न धातुओं पर बहुत सारे अल्फा कण गिराए थे और बार बार सभी की संख्याओं को गिना था, और जब सब संख्याओं को गिनकर उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि चूंकि मतलब मुड़ने वाले अल्फा कणों की संख्या बार बार अलग आ रही थी, अतः इससे स्पष्ट हो गया था कि भिन्न भिन्न परमाणुओं में क्या रहता है, भिन्न भिन्न धनावेश होता है, और इसी वजह से क्या है, भिन्न भिन्न अल्फा कण वापस लौट रहे हैं। तो हमने आपको ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट समझाया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। पहली परिकल्पना एक बार हम फिर से बता दें। पहली परिकल्पना क्या थी आपकी कि सर ज़्यादातर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल रहे थे, अतः इससे स्पष्ट हो गया था कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। दूसरा कि बहुत मतलब कि थोड़े बहुत अल्फा कण क्या हो रहे थे, बहुत छोटे से कोण पर वापस लौट रहे थे, इस प्रकार से मुड़ रहे थे। तो इससे स्पष्ट हो गया था कि इन अल्फा कणों पर एक प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है, और प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, अर्थात ये चूंकि अल्फा कण पॉजिटिव होते हैं, अतः नाविक भी क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है। परमाणु के अंदर एक छोटा सा स्थान है जो पॉजिटिव होता है। तीसरी परिकल्पना क्या थी कि बहुत कम अल्फा कण, यानी लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा था जो उसी मार्ग से वापस लौट रहा था। इससे स्पष्ट हो गया था कि परमाणु के अंदर अति सूक्ष्म स्थान में, बहुत छोटे से स्थान में एक क्या रहता है आपका, मतलब एक ऐसा स्थान होता है जहां उस पर का क्या क्या रहता है, संपूर्ण द्रव्यमान एवं कुल धनावेश संचित रहता है, स्थित होता है, और इसी वजह से अल्फा कण क्या हो रहा है, उसी मार्ग से वापस लौट रहा है। इसी सूक्ष्म स्थान को उन्होंने क्या कह दिया था, आपका नाविक का नाम दे दिया था। और इस सूक्ष्म स्थान की त्रिज्या उन्होंने कितनी बताई थी, 10⁻⁻15 मीटर। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दो, पहला क्वेश्चन कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, तो परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है आपकी, हम आपको बता चुके हैं 10⁻10 मीटर। और नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, तो नाभिक की त्रिज्या होती है सर 10⁻15 मीटर। ये विकल्प में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कई बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ परमाणु की त्रिज्या किसमें नापी जाती है, तो परमाणु की त्रिज्या सदैव एंगस्ट्रॉम में नापी जाती है। एंगस्ट्रॉम, इसे हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻10 मीटर। और जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो किस में नापी जाती है, आपकी फर्मी में नापी जाती है। एक फर्मी बराबर कितना होता है आपका 10⁻15 मीटर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन है आपका कि अल्फा कणों कि बड़े कोण से प्रकीर्णन हेतु नाभिक उत्तरदायी होता है या इलेक्ट्रॉन, व्याख्या कीजिए। तो स्वाभाविक है कि चूंकि नाभिक का द्रव्यमान क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, और जब बहुत ज़्यादा कम होता है तो हम ऐसे नाभिक का द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। क्यों होता है, अगर कोई पूछे तो हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। और जो नाभिक का द्रव्यमान होता है, नाभिक में दो लोग पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जब इनका द्रव्यमान जुड़ता है तो इस कारण से इनका द्रव्यमान क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। यही कारण है कि अल्फा कण नाभिक की वजह से ही वापस लौटते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आएगा।